जिन्होंने संकल्प लिया कि भारत बने पुस्तकालयों का देश और इस संकल्प को सिद्ध किया, ऐसे ही श्री लाल बहार जी आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में मौजूद हैं। लाल बहादुर जी, डीएसपी एनएचआरसी, आपका बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु जी, जो इस मुहिम से जुड़कर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आपसे भी जानेंगे आपका क्या अनुभव रहा इस मुहिम से जुड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते लाल बहार जी आपसे। वो आखिरकार क्या इंस्टिंक्ट था, क्या था वो विचार, क्या मन में था, उथल पुथल या ऊहापोह, जिसने आपको इस विचार को संजोने के लिए मजबूर किया कि मैं एक पुस्तकालय खोलना चाहता हूँ। और एक करके आज, जैसा कि हम जानते हैं, 500 से भी ज़्यादा पुस्तकालय आपने इस अभियान के तहत स्थापित किए हैं। ये विचार पुस्तकालयों में पढ़ने वाले बच्चों ने ही दिया जी। हमने अपने गांव में, मेरा गाज़ियाबाद ज़िले की लोनी तहसील में गनौली गांव पड़ता है जी। उस गांव में हमारे गांव के सरकारी कर्मचारियों ने आपस में मिलकर एक लाइब्रेरी बनाई। और जिस समय हम ये पुस्तकालय बना रहे थे उस समय हमारा विचार अपने गांव तक ही सीमित था कि हम अपने गांव के बच्चों को एक लाइब्रेरी बना के देंगे जिससे उन्हें गांव से बाहर लाइब्रेरी के लिए ना जाना पड़े कम से कम। तो इस पुस्तकालय में हमने 70 बच्चों के बैठने की जगह बनाई और गांव के जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने सभी ने आपस में सहयोग किया और गांव में एक खाली पड़े हुए पंचायत घर को हमने पुस्तकालय में तब्दील किया था। जी। सर, अभी तक कितने ग्रामों में ये हो चुका है इंट्रोड्यूस? ये संख्या 500 से ज़्यादा पहुंच चुकी है और देश के 7 राज्यों में पुस्तकालय बने हैं। जी। और अगर आप भी, हमारे दर्शकों में से कोई अपने ग्राम में इस पुस्तकालय या ऐसे किसी पुस्तकालय को स्थापित करना चाहता है तो आप हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल कीजिए, सीधे लाल बहार जी से बात कीजिए। हमारा नंबर है 011-2309-7532। सीधे संपर्क कर सकते हैं। कोई संशय है, कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं, साझा कर सकते हैं। लाल बहार जी, जो चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि ये जो आप बता रहे, जो प्रोजेक्ट आपने जो बीड़ा उठाया, ये आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि गांव-गांव जाना, वहाँ के लोगों को एकत्रीकरण करना, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें कोई चैलेंज नहीं था। ये इतना पवित्र काम था, इतनी बड़ी ज़रूरत थी गांव के बच्चों की कि हम गांव में ये सोच के गए थे कि लोग पता नहीं हमें सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे जी। लेकिन जब हम गांव में पहुंचे, गांव के लोगों को पुस्तकालय की इम्पोर्टेंस बताई, उससे गांव के बच्चों को क्या फ़ायदे होंगे वो बताया, तो जब हम गांव से चले तो गांव के लोगों ने हमें भगीरथ कहा, देवदूत कहा, भगवान का दिया हुआ काम करने वाला कहा। तो कोई चुनौती, कोई मुश्किल हमारे सामने नहीं थी। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस मुहिम से जुड़े हैं, आपने अपनी पढ़ाई की है, कितने समय से आप इस मुहिम से जुड़े हैं और अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मैं 11th क्लास में था जब लाइब्रेरी बनी थी गांव में। तो जब से मैं 11th से ही लाइब्रेरी में जाता था सुबह, और नून के समय आकर दोपहर के समय नाश्ता करके जब जाता था दोपहर शाम के समय, फिर रात को पढ़ के फिर आता था रात के टाइम। तो आपने अपनी, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो 11th से लेकर नीट की तैयारी आपने उसी लाइब्रेरी में की? यस मैम जी। क्या क्या सुविधाएं देते हैं लाल बहार जी आप अपनी जो लाइब्रेरीज आप स्थापित करते हैं बच्चों को, जो ये स्टडी सेंटर के तौर पर ही उपलब्ध रहती हैं, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं इनमें? ये बिल्कुल मॉडर्न लाइब्रेरीज़ हैं जी, जिसमें हर बच्चे को बैठने के लिए सेपरेट क्यूबिकल स्पेस होता है, वाईफाई होता है, CCTV होता है, AC भी उनमें लगे हुए हैं जी, मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, और सबसे खास बात यह है कि ये सब गांव के लोग खुद ही करते हैं। जी जी। और चूँकि अलग अलग पाठ्यक्रमों के बच्चे आते होंगे यहाँ पढ़ने के लिए, तो क्या उनके लिए कोई पुस्तकों की सेवा, सुविधा वो भी उपलब्ध करवाते हैं आप? बेसिकली आज का जो यूथ है जी, वो इंटरनेट से ज़्यादा पढ़ता है जी, तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत है वाईफाई। तो इन सभी लाइब्रेरीज़ पे वाईफाई की फैसिलिटीज़ हैं जी। और ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि स्टडी सेंटर से बेसिकली ये ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ नहीं है, ज़्यादातर बच्चे अपनी पुस्तकें लेके आते हैं और कुछ पुस्तकें गाँव के लोग अपनी लाइब्रेरी में अपने आप से भी व्यवस्था करते हैं। और सर, ये इतनी बड़ी जो मुहिम आप चला रहे हैं, जगह जगह आपने बताया पुस्तकालय खोले गए हैं, उसके लिए जो मेंटेनेंस है वो कैसे होता है? जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि इस चीज़ को बनाना, एक बार बनाना आसान है, उसको लगातार चलाना बड़ा मुश्किल है, उसको मैनेज करना मुश्किल। जी बिल्कुल। तो उसके लिए भी गांव के लोगों ने व्यवस्था की है। ये जितने भी गांव हैं जो 500 से ज़्यादा हैं, इनमें जो लाइब्रेरीज बनी है, जो स्टडी सेंटर्स बने हैं, इन गाँवों में जब भी कोई शादी होती है जी, तो कोई भी शादी ऐसी नहीं होती जिस शादी में इन पुस्तकालयों के लिए दान नहीं दिया जाता हो। और स्थिति ये है कि जैसे पहले पुराने ज़माने में
जब बेटी विदा होती थी शादी के समय जी। तो मंदिर के लिए दान दिया जाता था, मस्जिद के लिए दान दिया जाता था। अभी एक तीसरी चीज़ और जुड़ी है, पुस्तकालय के लिए दान। जी। और बड़ी खुशी की बात यह है कि ये पुस्तकालय के लिए दान उन दोनों दान से ज़्यादा होने लगा है। जैसे प्रधानमंत्री जी का भी कहना था ना कि बुके नहीं बुक दीजिए, जी। तो आप पुस्तकालयों के माध्यम से जो गाँव वासियों को भेंट दे रहे हैं। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है लाल बहार जी, और अपने गांव में भी जैसी आपने लाइब्रेरीज स्थापित की हैं ऐसी स्थापित करवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? उसके लिए सोशल मीडिया पे हम हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं जी। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे हम अवेलेबल हैं जी। हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, वो भी हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। जी। मॉडल भी हमने हर जगह उस पर शेयर किया है। और हमसे जुड़ने की इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जी। आप अपने गांव में कोई भी खाली सार्वजनिक स्थान ढूंढिए। जैसे हमने इधर बहुत सारी चौपालें, वो शासकीय होना चाहिए, गैर शासकीय भी हो सकता है? गैर शासकीय भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि वो सार्वजनिक हो, जिससे कि पूरे गांव को उसमें जाने में आसानी रहे, पूरे गांव के बच्चे उसमें जा सकें। जी। तो ज़्यादातर चौपालें अब पुस्तकालयों में कन्वर्ट हो गई हैं। बहुत सारे पंचायत घर जो खाली पड़े हुए थे उनमें लोगों ने पुस्तकालय बना लिए हैं। तो सर, कितने समय से ये मुहिम चल रही है? मैम इसको करीब 3 साल हुए हैं। जी। और 3 साल में ये अब कुछ लोगों का आंदोलन अब गांवों का आंदोलन बन चुका है। अर्थ की बात हुई, फाइनेंस की बात हुई, आपने जैसे कहा लोग दान देते हैं, पर मेंटेनेंस कौन करता है? क्योंकि सिर्फ फाइनेंस से भी काम नहीं चलेगा। जी, जी। आपको वर्कफोर्स भी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो इसे मैनेज करे, मेंटेन करे, क्योंकि कई एक्सपेंसेस होते होंगे, कई सारे रिपेयर्स के कार्य होते होंगे, तो वो कैसे करते हैं? मेंटेनेंस कौन करता है, मैनेज कौन करता है? बेसिकली ये नौकरी पेशा लोगों की मुहिम है। जी। हर गांव में कुछ ना कुछ लोग नौकरी पेशा होते हैं और वो अपने आप को गांव का कर्जदार महसूस करते हैं कि हम गांव का कर्ज किस रूप में उतार सकते हैं। तो उन्हें एक माध्यम मिला है, वो इसकी देखभाल करते हैं। और फाइनेंस तो सारा दान से आता है। जी। जो ब्याह शादियों से दान आ रहा है उससे लाइब्रेरीज बहुत अच्छे से रन कर रही जी। सर, 3 साल से मुहिम चल रही है, 500 से ज़्यादा आप बता रहे हैं पुस्तकालय बन चुके हैं। तो इन 3 साल के सफ़र में क्या अगर बात करें सरकारी किसी सपोर्ट की, तो वो मिला है? सरकार की तो बुनियादी सपोर्ट है, जो इंफ्रा है, जैसे पंचायत घर हुआ, चौपाल, वो सरकार का ही है। बस उनका इस्तेमाल कुछ नहीं हो रहा था। जी। उसमें गांव के लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके जन भागीदारी से जी। फर्नीचर लगा लिया है, एसी लगा दिया है, वाईफाई लगा दिया है। और बहुत सारे जिलाधिकारी, बहुत सारे पुलिस के कप्तान इस टीम के साथ जुड़े, इस मुहिम के साथ जुड़े। जी। जी। तो सरकार का पूरा समर्थन है। पिछले महीने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन किया था। उसमें ग्राम पाठशाला को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया ताकि ये संदेश पूरे देश में जा सके। जी। और वहाँ एक सरकार की तरफ से ग्राम पाठशाला के बड़ा भव्य स्टॉल लगाया गया था, जहाँ से लाखों लोगों ने आकर के उस संदेश को ग्रहण किया था। हिमांशु, आप 11th से आपने जैसे कहा कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की, उससे पहले और फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद जो आपकी पढ़ाई में आपने अंतर महसूस किया हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में कई सुविधाओं की कमी होती है, वो बिजली हो, चाहे वाईफाई हो, नेटवर्क्स हो, तो एक कंफर्टेबल जोन में पढ़ रहे हैं और ग्राम पाठशाला से जुड़े हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस को जो डिफरेंस आपने महसूस किया उसे बताएं। सर, जैसे घर पे पढ़ाई करते हैं तो उधर सर नॉइस होता है, ज़्यादा आवाज़ आती है उधर। तो लाइब्रेरी में से क्या है सर, बिल्कुल शांत माहौल होता है, अनुशासन से रहते हैं सब। तो उधर मतलब पढ़ाई करना आसान होता है। जी। और उधर लाइब्रेरी में क्या है सर, कभी भी आओ कभी जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो घर में क्या है, फिर एकदम से फिर शोर होता है, फिर बाहर आवाज़ आती है, पढ़ाई नहीं हो पाती एकदम से। तो ये होता है। जी। हिमांशु और सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी और ये मुहिम के बारे में सबको चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे लाल बहार जी, क्योंकि रीडिंग का इम्पोर्टेंस कम हो रहा है, जो हमारा यूथ है, जैसे हिमांशु ने तो साझा किया कि नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने कंफर्टेबल जोन को देखते हैं, घर पे बिस्तर पर लेट कर पढ़ना, लेकिन आप जो सुविधा दे रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है? चलते चलते आपके क्लोजिंग रिमार्क्स भी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उन्हें एक माहौल चाहिए होता है। जी। और माहौल बनता है तब जब आप इकट्ठा बैठ के पढ़ते हैं। जी। तो ये लाइब्रेरीज आपको माहौल गांव के अंदर दे रही हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि शहर की लाइब्रेरी शायद रात में बंद हो जाती है, जी।
लेकिन गाँवों की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली है जी आप किसी भी समय जाकर उसमें पढ़ सकते हैं। जी, कभी भी आइए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए, क्योंकि परसिस्टेंस और जो लक्ष्य के प्रति केंद्रित होना ज़रूरी है, वो लाइब्रेरी उसमें बहुत मदद करेगी। लाल बहार जी और हिमांशु जी, आप दोनों ही का धन्यवाद जो कार्यक्रम में डीडी मॉर्निंग शो में आए और अपने संदेश को, अपने बहुत बहुत संकल्प को धन्यवाद साझा सभी किया। का बहुत बहुत